नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कहीं सिस्टम की मार, कहीं कुदरत का प्रहार और हादसे भी लगातार। यह हिंदुस्तान की वो तस्वीर है जो देखना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन ना चाहते हुए भी देखनी पड़ती है। आज इस महान देश की इसी परेशान करने वाली तस्वीर पर बात होगी। दिल्ली में सिस्टम की लापरवाही और कोचिंग संस्थानों की पैसा कमाने की हवस में अपना भविष्य तलाश रहे छात्रों की जान चली जाती है। कहीं दो ट्रेनों की टक्कर होती है या कोई ट्रेन बेपटरी हो जाती है, और कहीं प्रकृति की मार ऐसी है कि भूस्खलन हुआ और पूरा गांव बह गया। केरल के वायनाड में उसी तरह जमीन धंसने से हालात इस तरह बिगड़े कि 90 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वायनाड में पिछली रात जो कुछ हुआ वो 5 साल पहले भी हो चुका था। इसलिए सवाल है, जिन पर यह हिंद देश नाज करता है वो ऐसे मुश्किल हालात में कहां होते हैं। ये कुदरत का कहर केरल के एक समुद्री किनारे वाले इलाके में मचा, लेकिन इससे पूरा हिंदुस्तान करहा रहा है। जमीन धंसी और तमाम लोगों की जिंदगी पर मलबा फिर गया। झारखंड में रेल हादसा हो गया। हावड़ा से मुंबई जा रही ट्रेन की 18 बोगियां पटरी से उतर गईं। 2 यात्रियों की जान चली गई। और दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर में अवैध तरीके से बनाई गई लाइब्रेरी में जिस तरह 3 छात्रों की मौत हो गई, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल इस देश के सामने यही है, जिन्हें नाज है हिंद पे, वो कहां है। कहीं कुदरत अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है। इंसानी फितरत से नाराज होकर प्रकृति अपने साथ होने वाले छेड़छाड़ और खिलवाड़ का हिसाब चुकाने लगती है, लेकिन इसकी सजा बेगुनाहों को भोगनी पड़ती है। वायनाड में भूस्खलन से जिन लोगों की जान चली गई, जिन लोगों का आशियाना उजड़ गया, जिनकी दुनिया खत्म हो गई, उनका दर्द आज चीख कर यही पूछ रहा है कि जिन्हें नाज है हिंद पे, वो कहां है। केरल के वायनाड को कुदरत ने अपनी बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है, लेकिन वहां के मेपडी के पास कई पहाड़ी इलाकों में जमीन धंसती चली गई। ये भूस्खलन मंगलवार तड़के मेपडी के पास मुंडुकई और चुराल माला में हुआ। उसके मलबे में फंसने और तूफानी बारिश में बहने से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। See, we are trying every possible way to rescue our people. So, Honorable Chief Minister himself has. हम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हर जरूरी काम कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ने सुबह ही निर्देश दिए हैं। सभी अस्पताल तैयार हैं। अब तक 24 शव मिले हैं। कई लोग घायल हैं। लोगों को रेस्क्यू करना और हर जरूरी चीज पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। Every possible way to rescue our people and to give proper treatment is also we have ensured that. भूस्खलन के बाद पहाड़ के दोनों तरफ से पानी और मलबा भराया और सब कुछ बहा ले गया। तूफान की रफ्तार से बहे मलबे में बड़े बड़े पत्थर भी बहकर गांव में आ गए। ऐसा लग रहा था मानो गांव के गांव नदी बन गए हों। हर तरफ पानी, मिट्टी, पत्थर, ये सब मिलकर मलबे की तरह बह रहे थे। भूस्खलन और तेज बारिश से हालात इस कदर बिगड़ गए कि रिहायशी इलाकों के आसपास लकड़ियों का ढेर लग गया। उन लकड़ियों को हटाने के लिए क्रेन बुलाना पड़ा। लकड़ियां और पत्थर ही क्या, इन तूफानी लहरों में कई गाड़ियां भी बह गई। सबसे दर्दनाक स्थिति ये है कि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग लापता हैं, जिनका पता नहीं। उनको ढूंढने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मदद कर रही है। खबर ये आ रही है कि 400 से ज्यादा लोग लापता हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला कि राज्य के मुख्यमंत्री पी विजयन से उन्होंने बात की। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। पीएम राहत फंड से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया गया है। वायनाड से सांसद रहे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी दुख जताया है। Early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care. केरल के वायनाड में तेज बारिश की वजह से सोमवार देर रात और मंगलवार सुबह तक 4 अलग-अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। इसमें 4 गांवों के बह जाने की खबर है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों के अलावा कई मेडिकल टीम भी तैनात है। इनके अलावा एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजे गए हैं। हालांकि बारिश की वजह से दोनों हेलीकॉप्टर को कोझिकोड लौटना पड़ा। Chief Minister is coordinating disaster management operation from his office, and the team of ministers will coordinate rescue operations in the field. Police, fire force, NDRF and other agencies are already undertaking operations on a war footing, and we have sought Army's help. Army will reach the site soon. 250 people have been rescued. Government has officially confirmed 43 deaths, and the gravity of this disaster is much more than these numbers. And all possible efforts are being made to rescue people and to recover bodies. ऐसे हादसों से इन इलाकों को पहले भी जूझना पड़ा है। 5 साल पहले भी यहाँ लैंडस्लाइड में 17 लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त भी 5 लोग लापता हो गए थे, जिनका पता आज तक नहीं चला। लेकिन ऐसी आपदा से बचने के लिए क्या किया, इस पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। लेकिन दिक्कत ये है कि हर आपदा के बाद सिर्फ माहौल बनता है और भविष्य के हादसों से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं निकाला जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखा आपने केरल के वायनाड में क्या हुआ। वायनाड में तो कुदरत की मार ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, लेकिन दिल्ली में सिस्टम की मार पड़ी और उस मार ने 3 परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली में कोचिंग का कारोबार करीब 60,000 करोड़ का है। ये दिन दूना रात चौगुना फैल रहा है, फूल रहा है, फल रहा है, लेकिन छात्रों को बेहतर भविष्य का झांसा देकर ये और भी ज्यादा पैसा कमाने में जुटे हुए हैं। एनडीटीवी ने पड़ताल की तो पाया कि छात्र ऐसी खराब स्थिति में रहते हैं जिसे देखकर आप दुख और गुस्से से भर जाएंगे। दूसरी तरफ कैसे प्रशासन कोचिंग संस्थानों की गड़बड़ियों पर आंख मूंद लेता है, इसको समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हमारे जो भी कोचिंग है यहाँ पे, वो लोग बस नाम के लिए कोचिंग है, बस क्या कुछ कब हो जाए, कुछ भी घटनाएं घटित होगी, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोचिंग संस्थान पीछे हट जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके और जो प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है वो जाग जाए, क्योंकि प्रशासन दुरुस्त रहता तो दिल्ली का कोचिंग कांड नहीं होता। साढ़े 7 बजे मैं आया, पानी वानी ब्लॉक हो रखा था, तो मैं यहाँ से जाते हुए देख रहा था कि भाई यहाँ पे एक फायर ब्रिगेड भी खड़ी थी। उस टाइम पुलिस फोर्स नहीं थी, ना एनडीआरएफ की टीम थी, ना बोट क्लब था,
कोई भी नहीं आया हुआ था। फिर मैं अंदर गया कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, वहाँ देख रहा हूँ कि बच्चे बाल्टी से पानी निकाल रहे थे और जो सीढ़ी पे जो खड़े थे बच्चे, जो फर्स्ट फ्लोर वाली सीढ़ी है वहाँ पे कुछ बच्चे खड़े थे, उसमें से 2 लड़कियाँ थी कि एक के हाथ पे लगी हुई थी, एक के पैर में लगी हुई थी, खून आ रखे थे, पूरे कपड़ों पे खून था उनके। इसराव कोचिंग इंस्टीट्यूट को हादसे के महज 19 दिन पहले ही फायर विभाग ने एनओसी जारी किया था। सवाल उठ रहे हैं कि क्या विभाग को जांच के दौरान बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं दिखी? बोला जब सर वो गए थे तो इन्होंने जो है उसमें कुछ किताबें भरी हुई थी और कुछ टेबल मेज उल्टी करके रखी हुई थी और ये बताया था हम इसको स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। उनका अफसर भी जो था, जो मतलब कोचिंग सेंटर वाले, उनके यहाँ से भी एक अफसर था, उसका शायद नाम आपने उसमें पढ़ा भी होगा, तो उसी के आधार पे दिया गया था। अगर आपने एमसीडी का भी उनका लाइसेंस देखा होगा तो उसमें भी स्टोरेज के लिए गया था। ये बात उसने एक्चुअली उसके पार्ट पे वायलेशन हो रहा है और हम उसका एनओसी भी विड्रॉ कर रहे हैं कि ये जो हमने एनओसी दिया था उसके टर्म्स ऑफ कंडीशन का वायलेशन है। फायर विभाग कोई भी एनओसी एमसीडी के आवेदन के बाद ही जारी करता है। इस मामले में भी एमसीडी ने कोचिंग संस्थान को एनओसी के लिए कहा होगा। क्या एमसीडी अफसरों ने एनओसी जारी करने से पहले कोचिंग संस्थान की जांच की? क्या फायर विभाग को जांच के दौरान स्टोरेज और लाइब्रेरी में फर्क नहीं दिखा? क्या कोचिंग संस्थान ने झूठ बोलकर फायर ब्रिगेड से एनओसी ली? और एमसीडी ने कोचिंग के खिलाफ की गई शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं की? जून महीने में शिकायत के इतने दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब घटना के बाद एमसीडी की कार्रवाई क्या दिखावा नहीं है? इसलिए तो सवाल है कि जिन्हें नाज है हिंद पे, वो कहाँ है? जाने खोई है, उनके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे उनको जो है मैक्सिमम कंपनसेशन दिया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि ये नहीं है बंद हो, परमानेंट सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। ये टेम्परेरी सोल्यूशन से काम नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा विश्वास रखिए, थोड़ा सा विश्वास रखिए। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और आपको बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। लाखों छात्र यूपीएससी का सपना लेकर दिल्ली आते हैं, कहीं उनके सपने इस अव्यवस्था में दम ना तोड़ दे। इसलिए हुक्मरानों को जागना होगा, क्योंकि कहते हैं कि सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक है। 2022 में कोचिंग इंडस्ट्री का सालाना कारोबार 58,088 करोड़ था, जो 2028 में बढ़कर 1,33,995 करोड़ होने की उम्मीद है। लेकिन तैयारी के लिए आने वाले छात्रों को ना ठीक से खाना मिलता है, ना रहने के लिए साफ सुथरा कमरा। ये तस्वीरें मुखर्जी नगर के ऐसे पीजी हॉस्टल की हैं जहां ना जी भर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है, ना पैर पसारने की जगह। ऊपर से बाथरूम से लेकर हर दरो दीवार पर इस तरह के बिजली मीटर लगे हैं जो कभी भी इन छात्रों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। ऐसे पोर्टा केबिन में रहने के लिए ये छात्र 9 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली और हर महीने 8 से 9 हजार रुपए किराया देते हैं। हमारे पेरेंट्स हैं इतने इनोसेंट कि भाई हम आ जाते हैं, 3 लाख रुपए फीस भर देते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई हम आईएएस बन जाएंगे। बट ये इनके साथ रहे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे जो भी कोचिंग्स है यहाँ पे, वो लोग बस नाम के लिए कोचिंग है, बस जिम्मेदारी के नाम पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बस उनका ये है कि आप हम आइए हमारे कोचिंग में, हम आपको एक शिक्षा दे देंगे, बस आप रहिए। पर स्वास्थ्य क्या कुछ कब हो जाए, कुछ भी घटनाएं घटित होगी, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोचिंग संस्थानें पीछे हट जाती हैं। आप जिस कोचिंग सेंटर में जाएंगे वहां आपको गड़बड़ियों का तंत्र काम करता नजर आएगा। वाराणसी में भी एक कोचिंग संस्थान पर वीडीए के अधिकारियों ने छापा मारा तो वहां बेसमेंट का नक्शा था ही नहीं और बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी। लिहाजा कोचिंग संस्थान पर फिलहाल ताला लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करेंगे जमशेदपुर के सरायकेला की, जहां पोटोबेड़ा गांव के पास हावड़ा मुंबई रेल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हुए।
हाल में देश ने कई दर्दनाक रेल हादसे देखे हैं, जिनमें कई परिवारों की खुशियां स्वाह हो गईं। हर बार जांच बैठती है, हादसे की वजह तलाशी जाती है, हादसों को रोकने का भरोसा दिया जाता है, लेकिन हादसे रुकते नहीं। हर जान की कीमत होती है। इस लिहाज से देखें तो बार बार होते ट्रेन हादसों को रोका जाना इस देश के मानव संसाधन को बचाने के लिए बेहद जरूरी है। आप देख रहे हैं कि जो हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस थी वो उसकी करीब 18 बोगी जो है बेपटरी हो गई। और ये ट्रेन चली थी हावड़ा से मुंबई के लिए, लेकिन बीच में झारखंड के टाटानगर के करीब पोटोबेड़ा के सरायखेला में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हावड़ा CSMT एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12810 ट्रेन हावड़ा से मुंबई जा रही थी। पिछले कुछ समय में देखें तो कई ट्रेन हादसे का शिकार होने की खबर आई है। सवाल है कि रेल हादसों को रोकने का ठोस इंतजाम बनेगा कब? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।